भारतीय राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उस समय हुआ जब भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर ब्रिटिश शासन के दुष्परिणाम स्पष्ट रूप से दिखने लगे। वर्ष 1857 की क्रांति ने यद्यपि असफलता प्राप्त की, परंतु इसने भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता के बीज बो दिए। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इसके पश्चात एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों की सहभागिता का झूठा दिखावा किया, परंतु वास्तविक सत्ता उनके ही हाथ में रही। इस समय भारत में राजनीतिक चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। भारतीय जनता, विशेषकर शिक्षित मध्यम वर्गीय समाज, ब्रिटिश शासन की नीतियों से प्रभावित होकर संगठित होने की आवश्यकता को अनुभव कर रहा था। इन वर्गों ने महसूस किया कि अंग्रेजों की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नीतियों के कारण भारतीय समाज को हानि हो रही है। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो रहे थे, किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ था और सरकारी नौकरियों में भारतीयों को नीचा दिखाया जाता था। राजनीतिक चेतना के विकास में देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, प्रेस की स्वतंत्रता और रेल तथा तार जैसी आधुनिक संचार व्यवस्था का बड़ा योगदान रहा है। इस काल में कई ऐसे संगठन भी बने जिनका उद्देश्य भारतीयों को संगठित करना था। इनमें बंगाल में ब्रह्म समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज और उत्तर भारत में आर्य समाज जैसे संगठनों ने धार्मिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक चेतना का भी संचार किया। भारतीयों को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष और पीड़ा को व्यक्त करने के लिए एक अखिल भारतीय मंच की आवश्यकता है। इसी विचारधारा ने समय के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पूर्व कई प्रांतीय और क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हो चुकी थी, जैसे पुणे सार्वजनिक सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और इंडियन एसोसिएशन। इन संगठनों की गतिविधियां ज्यादातर अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित थीं, परंतु इनसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नींव तैयार हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ह्यूम ने भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना को शांतिपूर्ण दिशा देने के लिए एक संगठन की आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाकर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने की योजना बनाई। इस विचार को दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुआ। इस अधिवेशन में कुल 29 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें भारत के विभिन्न प्रांतों के नेता शामिल थे। अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में देश भर के लोगों के बीच राजनीतिक संवाद शुरू करने, ब्रिटिश सरकार को सुझाव देने और भारतीयों की शिकायतों को शांति से प्रस्तुत करने के लक्ष्य रखे गए। कांग्रेस के पहले कुछ वर्षों में मॉडरेट नेता सक्रिय रहे, जो सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते थे और मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है। वे ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं भेजते, पत्राचार करते और सुझाव देते कि कैसे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए। इन मॉडरेट नेताओं में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, अग्रणी थे। उन्होंने ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया गया कि कैसे अंग्रेज भारत से आर्थिक संसाधनों की निकासी कर रहे हैं और भारत की संपत्ति ब्रिटेन में जा रही है। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रमुख स्वर थे, उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान और स्वाभिमान का भाव जागृत किया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन ने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए इस विभाजन को भारतीयों ने धार्मिक और भाषाई आधार पर समाज को विभाजित करने का षड्यंत्र माना। इसके विरोध में कांग्रेस का चरित्र बदला और उसमें गरम दल का उदय हुआ। इस वर्ग के नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने खुले तौर पर ब्रिटिश विरोध का मार्ग अपनाया। इन नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से जनता को जागृत किया। इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस समय तक भारतीयों में यह धारणा प्रबल होने लगी कि केवल याचिकाओं और सुधारों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए संघर्ष आवश्यक है। कांग्रेस के भीतर विचारधारात्मक मतभेद भी स्पष्ट होने लगे। एक ओर नरमपंथी नेता थे जो संवाद और सुधार में विश्वास करते थे, दूसरी ओर उग्रपंथी नेता थे जो सीधी कार्रवाई और जन आंदोलन में विश्वास रखते थे। इस बीच 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो मुसलमानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनी। हालांकि प्रारंभ में यह संगठन ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस से अलग राह पर चल पड़ा। मुस्लिम लीग की स्थापना ने भारतीय राजनीति को सांप्रदायिक दिशा में मोड़ने की शुरुआत की, जो आगे चलकर देश के विभाजन का आधार बनी। भारतीय राष्ट्रवाद के इस प्रारंभिक चरण में कांग्रेस ने भारतीय जनता को एक मंच पर लाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। शिक्षा, प्रेस, सार्वजनिक सभाएं और भाषणों के माध्यम से जागरूकता फैली। इस चरण में आंदोलन का स्वरूप अहिंसक और सुधारवादी था, परंतु इसका प्रभाव दूरगामी था। इसने भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और भविष्य में महात्मा गांधी जैसे नेताओं को जनांदोलन खड़ा करने के लिए प्रेरित किया। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय थी। इसने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक संगठित शक्ति के रूप में अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को संस्थागत रूप दिया और राष्ट्रवाद की उस भावना को जन्म दिया जिसने अंततः भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया।